पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि हो यूहाओ और तंग वुतुंग जूजी से मिलने के लिए आए थे। अब आगे देखेंगे। चू युनहान अब वह छोटा बच्चा नहीं रहा था जिसे हर समय गोद में उठाकर रखना पड़े। वह काफी बड़ा हो चुका था और इधर उधर दौड़ रहा था। वह बहुत प्यारा था और सभी का दुलारा था। जूजी एक आलीशान ऊंची कुर्सी पर बैठी थी। जब वह अपने बेटे को कमरे में दौड़ते हुए देख रही थी तो उसके चेहरे पर ममता भरी मुस्कान थी। कौन सोच सकता था कि अजय वॉर गॉड एम्प्रेस इस हालत में भी हो सकती है। युनहन, धीरे दौड़ो। तुम्हें पसीना आ गया है। थोड़ा पानी पी लो। जूजी ने अपने बेटे की ओर हाथ हिलाते हुए कहा। छोटा युनहन उसकी तरफ दौड़कर आया और बड़ी बड़ी आंखों से अपनी मां को देखने लगा। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। मॉम, मॉम, मुझे दूध चाहिए। जूजी ने होंठ टेढ़े किए। शरारती बच्चा, तुम अब इतने बड़े हो गए हो। मेरा दूध तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। छोटा युनहान भी बाकी बच्चों की तरह था। वह अपनी मां के बहुत करीब था जिसने उसे बचपन से दूध पिलाया था। वह जूजी की गोद में चढ़ गया और मुस्कुराते हुए उसकी छाती से सटने लगा। जूजी ने युनहान को कसकर गले लगा लिया। इस पल में वही उसके दिल की पूरी दुनिया था। उसे तभी सुकून मिलता था जब वह उसे बाहों में भर लेती थी। इस समय वह किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रही थी। वह पूरी तरह अपने बेटे के साथ साझा की गई खुशी में डूबी हुई थी। जूजी, एक धीमी आवाज उसके कानों में गूंजी। जूजी का शरीर हल्का सा कांप गया। छोटा युनहान तुरंत अपनी मां के बदलाव को महसूस कर गया। उसने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ माम? जूजी एक पल के लिए ठिठक गई। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसी समय उसकी जिंदगी के दो सबसे अहम पुरुष सामने आ चुके थे। यह एक ऐसा एहसास था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह अपने सीने से लगे छोटे से बच्चे को बताना चाहती थी कि जिसे उसने कभी अपना पिता कहा था वह सामने आ चुका है। वह तो यह भी चाहती थी कि उसे लेकर उसी की बाहों में कूद जाए। जैसे ही उसने ऐसा सोचा, उसका दिल ऐसा लगा मानो खौलते पानी से झुलस गया हो। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह दर्द है या राहत। ठीक इसी वजह से, क्योंकि वह दिन कभी आता हुआ नहीं लगता था, जब आज वे दोनों उसके सामने थे तो उसकी चाह और भी गहरी हो गई थी। कुछ सेकंड रुकने के बाद जब वह आवाज फिर से नहीं आई, जूजी ने अपने बेटे को चूमा और कहा, युनहान, मुझे थोड़ा काम निपटाना है, पहले आंटी के साथ चले जाओ। कहते हुए उसने हाथ हिलाया। तुरंत एक नौकरानी आई और छोटे युनहान को ले गई। जूजी ने फिर हाथ हिलाया और सारे नौकर पीछे हट गए। वह अपने काम की मेज के पास जाकर बैठ गई। उसने जबरदस्ती खुद को शांत करने की कोशिश की और बुदबुदाई, खुद को जाहिर मत करना। जैसे ही तुम सामने आओगे, तुम्हारा पता चल जाएगा। वह उसे देखना बहुत चाहती थी, लेकिन यह साफ तौर पर सही विकल्प नहीं था। जैसे जैसे वह शांत हुई, उसे हैरानी भी होने लगी। यहाँ की मौजूदा सुरक्षा को देखते हुए उसने पहले सोचा था कि हुओ युहाओ और तांग वुतोंग उसे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। वजह यह थी कि इस इमारत में लगे सारे सर्वेलेंस सोल टूल्स खास तौर पर अल्टीमेट दुलुओं को निशाना बनाकर बनाए गए थे। जूजी हर रात सो भी नहीं पाती थी और सिर्फ ध्यान लगाकर ही अपनी ऊर्जा वापस पाती थी। उसे यह भी नहीं पता था कि यह हालात कब तक चलेंगे। वैसे भी शू तियनरान पहले ही आदेश दे चुका था कि किसी भी समय आने वाले बदले के लिए तैयार रहा जाए। साथ ही उन दोनों अल्टीमेट दुलुओं की तलाश और तेज कर दी गई थी। जब तक उनका पता नहीं चल जाता, शू तियनरान डील देने वाला नहीं था। वह अब भी पूरे महाद्वीप पर राज करना चाहता था। इस समय उससे ज्यादा मौत से डरने वाला कोई नहीं था। हुओ युहाओ की आवाज फिर गूंजी। हम सामने नहीं आएंगे। मैंने इस जगह को पूरी तरह जांच लिया है। क्या तुमने कोई योजना सोची है? हम सूतियनरान से कैसे निपटेंगे? जूजी के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आई और उसने कहा, मैंने सोचा था कि तुम लोग अंदर नहीं घुस पाओगे और हमें कोई दूसरी योजना बनानी पड़ेगी। यहाँ की सुरक्षा बहुत सख्त है। कोई भी कमी नहीं है। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन उसके साथ है। उसके अलावा भी कई ताकतवर लोग उसकी रक्षा कर रहे हैं। जब तक हम उस पर सीधा हमला न करें, उसे मारने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन सीधा हमला भी नामुमकिन है। इसलिए हमारे पास सिर्फ इंतजार करने का ही रास्ता है। हम उसके गलती करने का इंतजार करेंगे। लेकिन तुम दोनों कितने समय तक इंतजार कर सकते हो? हम और इंतजार नहीं कर सकते। हुओ युहाओ ने बिना झिझक जवाब दिया। यह अधीरता नहीं थी, बल्कि उसके शरीर की ऊर्जा के पास धैर्य नहीं था। इस समय वह इविल आई टायरेंट किंग की स्पिरिचुअल पावर और लॉन्ग शाओयाओ की सोल पावर के भारी दबाव में था। उसके ट्विन सोल कोर्स की ताकत के बावजूद वह खुद को थोड़ा संभाल नहीं पा रहा था। उसे अभी सबसे ज्यादा जरूरत समय की थी, ताकि वह स्पिरिचुअल पावर
और सोल पावर को अपने शरीर में पूरी तरह मिला सके। इसी वजह से उसे यहाँ की बातें जल्दी निपटानी थीं, लेकिन वह कल्टीवेशन पूरी होने तक इंतजार नहीं कर सकता था। उसे एहसास था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे लंबी क्लोज्ड डोर कल्टीवेशन होने वाली थी। इसमें कई साल, शायद एक दशक भी लग सकता था। इतने समय में बहुत कुछ बदल सकता था। इसलिए कल्टीवेशन पर जाने से पहले उसे यहां सब कुछ सुलझाना ही था। जूजी ने भौहें सिकोड़ लीं। तुम इंतजार नहीं कर सकते? मुझे अभी कोई बेहतर तरीका नहीं सूझ रहा। क्षु तियनरान इस समय बहुत सतर्क है। वह सिर्फ सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन पर भरोसा करता है और उन लोगों पर जो गुप्त रूप से उसके आसपास छिपे हुए हैं। वही उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा इस अस्थाई महल के चारों ओर कई शक्तिशाली सोल फॉर्मेशंस लगी हुई हैं। जरा भी हलचल हुई तो वे तुरंत सक्रिय हो जाएंगी। भले ही वे हाई एनर्जी कंप्रेशन अरे से कमजोर हों, लेकिन अल्टीमेट डॉलुओं के हमलों को रोकने में फिर भी कारगर हैं। बताओ, ऐसे में हम उसे छू भी कैसे सकते हैं? जूजी के चेहरे पर बेबसी देखकर हो यूहाओ ने कहा। जूजी, साफ साफ बात करें। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इस पूरी स्थिति को बनाने में तुम्हारा भी हाथ है। तुम ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम उन दो अल्टीमेट डुलुओं को फंसाना चाहती थी। अगर ऐसा है, तो तुम्हारे पास कोई बैकअप प्लान जरूर होगा। स्यू तियनरान के बहुत करीब तुम्हारा कोई आदमी होगा। मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं खेलूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक मौका बनाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए एक चमत्कार करूंगा। भविष्य में तुम सन मून एम्पायर को कैसे चलाना चाहती हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। बस इतना पूरा करना कि अगले 10 साल तक युद्ध शुरू ना हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जूजी को कोई हैरानी नहीं हुई। उसने आह भरी और कहा, तुम मुझे इतना अच्छी तरह क्यों समझते हो? क्या तुम्हें पता है कि यह ठीक नहीं है? इससे मेरे मन में तुम्हारे लिए ख्याल आते रहते हैं। वे सिर्फ ख्याल ही रहेंगे, तंग वुटोंग ने ठंडे स्वर में कहा। जूजी के हाव भाव बदल गए और उसने जवाब दिया, अभी सही समय नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक मौका बना सकती हूं, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। मैं यह भी नहीं चाहती कि तुम लोग यहां मारे जाओ। इसी वजह से मैं चाहती हूं कि तुम दोनों किसी बेहतर मौके का इंतजार करो। नहीं, हम और इंतजार नहीं कर सकते। हमें अभी कार्रवाई करनी होगी। जहां तक हमारी सुरक्षा की बात है, उसकी चिंता मत करो। हमारे पास भाग निकलने के अपने तरीके हैं। तुम्हें बस हमारे लिए एक मौका बनाना है। जूजी हैरान होकर बोली, तुम्हें इतना भरोसा है? हुओ यूहाओ ने शांति से कहा, मैं तुम्हें कुछ बातें बता सकता हूं। पहली, लोंग श्याओयाओ और ये शिशुई दोनों मर चुके हैं। हमने उन्हें भागने में मदद की थी, लेकिन वे हमारी आंखों के सामने मरे। होली गोस्ट चर्च की भी चिंता मत करो। हमने उनके लगभग सारे सीनियर ऑफिशियल्स को मार दिया है। वे अब कोई खतरा नहीं है। उनका मुख्यालय ईविल डीमन फॉरेस्ट में है। हमने क्लास 9 शेल से उनके संसाधन भी नष्ट कर दिए हैं। हमने ईविल आई टायरेंट किंग को भी अलर्ट कर दिया था। क्या? जूजी हैरान होकर खड़ी हो गई। इस बार वह सच में चौंक गई थी। उसकी आंखें फैल गईं। ईविल आई टायरेंट किंग किस स्तर का अस्तित्व था? डूलुओ कॉन्टिनेंट की बातों की उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन सन मून एम्पायर में रहते हुए उसने ईविल आई टायरेंट किंग की कई कथाएं सुनी थीं। सन मून एम्पायर के पास उसके नाम पर एक सोल इंजीनियर लीजन तक था। एक तरह से ईविल आई टायरेंट किंग सन मून एम्पायर का प्रतीक था। हुओ यूहाओ और तांग वुतोंग उससे टकराने के बाद भी सुरक्षित निकल आए थे। इससे साफ था कि वे कितने शक्तिशाली थे। तुम ठीक हो? कोई घायल तो नहीं हुआ? जूजी ने बेचैनी से पूछा। सवाल दोनों से था, लेकिन साफ था कि उसकी चिंता किसके लिए ज्यादा थी। हुओ यूहाओ ने जवाब दिया, वह मर चुका है। हमने उसे मार दिया। अब तुम समझ सकती हो कि मुझे इतना भरोसा क्यों है। जोंग लिवू और फेंगलिंग भी मर चुके हैं। इसे हमारी तरफ से तोहफा समझो। अब तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इस समय सबसे जरूरी है शू तियनरन को मारना। उसके बाद क्या होगा, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम अपना वादा निभाओ। उसके बाद वूटोंग और मैं कहीं और जाकर कुछ समय कल्टीवेशन करेंगे। जूजी चुप हो गई। उसने हल्का सा सिर झुका लिया। उसने हुओ यूहाओ और तांग वूतोंग को अपनी आंखों में झांकने नहीं दिया। हुओ यूहाओ महसूस कर सकता था कि वह तेजी से कुछ सोच रही है। उसने उसे जल्दी नहीं किया। वह बस शांत होकर इंतजार करता रहा। इस समय उसे सोचने का वक्त देना जरूरी था। थोड़ी देर बीती। जब जूजी ने फिर सिर उठाया, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय साफ झलक रहा था। पहले वाली कोमलता गायब हो चुकी थी। वॉर गॉड एम्प्रेस वापस आ चुकी थी। यहीं रुको, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूं। आज रात हमला करेंगे। यह कहकर वह तेजी से बाहर निकल गई। हुओ यूहाओ सच में हैरान था। इतनी सख्त निगरानी में वह इतनी जल्दी व्यवस्था कैसे करेगी?
अपने लोगों को तैनात करना उसके लिए आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि इस अस्थायी महल की हर गतिविधि सर्वेलेंस सोल टूल्स से निगरानी में थी, और वह खुद वॉर गॉड एम्प्रेस थी। इस समय उस पर नजरें होना तय था। हो यूहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन पूरे परिसर को ढके हुए थी, और वह जूजी का पीछा कर रही थी। उसे हैरानी हुई कि जूजी सीधे शू तियानरान को ढूंढने जा रही थी। रास्ते में वह बहुत तेज नहीं चल रही थी, बल्कि उसके चलने के तरीके में कोई भी असामान्य बात नजर नहीं आ रही थी। लेकिन हुओ यूहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन सामान्य सर्वेलेंस सोल टूल्स से कहीं ज्यादा जानकारी निकाल सकती थी। कम से कम सर्वेलेंस सोल टूल्स उसके दिल की धड़कन, नाड़ी और स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस को मॉनिटर नहीं कर सकते थे। लेकिन हुओ यूहाओ की मौजूदा क्षमता के साथ वह इन सभी बारीकियों पर नजर रख सकता था। इसी वजह से वह जूजी के भीतर हो रहे बदलावों को लगातार महसूस कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ अजीब बातें पकड़ ली हैं। सबसे पहले, जूजी बेवजह बहुत ज्यादा हरकतें कर रही थी। चलते समय वह बार बार सिर खुजला रही थी और अपनी पॉस्चर ठीक कर रही थी। हर बार जब वह इस तरह की छोटी छोटी हरकतें करती, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती। भले ही यह बढ़ोतरी बहुत ज्यादा न हो, लेकिन बदलाव साफ दिखाई दे रहा था। इसके अलावा उसकी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस भी बढ़ जाती थीं। यह उसके शरीर की वजह से नहीं हो सकता था। इसका कारण सिर्फ उसके विचार ही हो सकते थे। ऐसा लग रहा था कि वह पहले से पूरी तरह तैयार थी। भले ही हुओ यूहाओ स्पिरिचुअल डिटेक्शन का इस्तेमाल कर रहा था, फिर भी वह यह पक्का नहीं कह सकता था कि उसने क्या किया है। लगभग 20 मिनट बाद जूजी को आखिरकार शू तियानरान मिल गया। हुओ यूहाओ यह नहीं जान पाया कि वह उससे क्या बात कर रही थी। 1 घंटे बाद कुछ लोग उसी रास्ते से गुजरे जिससे जूजी गई थी, और उन सभी की हार्ट रेट और स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस भी उसी की तरह बढ़ी हुई थीं। सैकड़ों लोगों में से सिर्फ 7 या 8 लोग ही ऐसे थे जिनमें जूजी जैसे लक्षण दिखाई दिए। कोई भी यह पहचान नहीं पाता कि उनमें क्या गड़बड़ है। यह ऐसी चीज थी जिसे सर्वेलेंस सोल टूल्स कभी पकड़ ही नहीं सकते थे। हुओ युहाओ ने आंखें संकरी की और टैंग वुतोंग से कहा, जूजी ने जरूर किसी गुप्त तरीके से संदेश पहुंचाया है। मुझे नहीं पता वह कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह काफी असरदार है। टांग वुटोंग ने धीमी आवाज में कहा, क्या हम बस ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे? क्या तुम्हें लगता है कि वह हमें धमकाएगी? क्या तुमने ध्यान दिया कि जब तुमने ईविल टायरेंट किंग को मारने की बात बताई, तो उसके भावनात्मक उतार चढ़ाव काफी ज्यादा थे? वह डरी हुई भी लग रही थी। जब कोई इंसान डरने लगता है, तो वह अक्सर बहुत ही गैर तार्किक फैसले ले लेता है। भले ही उसके दिल में तुम्हारे लिए भावनाएं हों, लेकिन साफ है कि उसका बेटा तुम्हारे मुकाबले कहीं ज्यादा अहम है। हाँ, उसका बेटा। उसका बेटा इस समय कहाँ है? क्या तुम देख सकते हो कि वह कहाँ है? हुओ यूहाओ ने लिटिल यूनहान को ढूंढने के लिए अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन से आसपास का इलाका स्कैन किया। बहुत जल्दी उसे पता चल गया कि इस समय शू यूनहान उसी इमारत में एक कमरे में है, जो जूजी के कमरे से ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा लग रहा था कि उसे कहीं और नहीं ले जाया गया है। उसकी जगह पक्की होते ही हो युहाओ और तांग वुतोंग दोनों काफी निश्चिंत हो गए। जैसा कि टांग वुतोंग ने सही कहा था, लिटिल यूनहान वही इंसान था जिसकी जूजी सबसे ज्यादा परवाह करती थी। इसलिए यह साफ था कि हुओ युहाओ और तांग वुतोंग के लिए उसके मन में कोई बुरा इरादा नहीं था, क्योंकि उसने अपने बेटे को उसी कमरे में छोड़ा हुआ था। आखिरकार वह कभी भी अपने बेटे की जान को जोखिम में नहीं डालती। 4 घंटे बाद जाकर जूजी आखिरकार वापस लौटी। आसमान अंधेरा होने लगा था और लगभग रात हो चुकी थी। दरवाजा खोलते ही जूजी ने अपने सभी सेवकों और नौकरानियों को बाहर भेज दिया। वह अपने कमरे में आई और यह पक्का कर लिया कि अंदर उसके अलावा कोई नहीं है। उसने गहरी सांस ली और राहत की सांस छोड़ी। आखिरकार वह पूरे डूलवो कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े साम्राज्य के एम्परर से निपट रही थी। अगर वह असफल होती, तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वह सब कुछ खो देती, और उसका बेटा भी अपना स्थान खो देता, अगर उसकी योजना का पता चल जाता। जूजी शू तियानरान को बहुत अच्छी तरह समझती थी। इसी वजह से वह हर कदम बहुत सावधानी से उठा रही थी। अपनी मेज के पास लौटकर जूजी खुद से बुदबुदाने लगी। 2 घंटे बाद आसमान पूरी तरह अंधेरा हो जाएगा। सारे एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स अपने आप फट जाएंगे। जमीन पर लगे अलग अलग सर्वेलेंस सोल टूल्स भी अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाएंगे। कम से कम अगले 1 घंटे तक कोई भी उन्हें सक्रिय नहीं कर पाएगा। इसलिए उन सर्वेलेंस सोल टूल्स के फटने के बाद तुम दोनों को कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बाद जब पूरा परिसर औरा तफरी में डूब जाएगा, तब तुम दोनों आसानी से भाग सकोगे।
करीब 1 घंटे में उसके डिनर का समय होगा। आज रात उसने 6 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स को खाने पर बुलाया है। यह उसकी आदत बन चुकी है। मैं एल्डर कॉन्ग से कहूंगी कि वह मेरे बेटे का ध्यान रखें। आगे क्या होगा, इसका मुझे भी अंदाजा नहीं है। उन 6 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स में से कोई भी मेरे अधीन नहीं है। लेकिन तुम निश्चिंत रहो, बाकी सभी क्लास 9 सोल इंजीनियर्स कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर तभी हटेगा जब एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स फट जाएंगे। जिनसे तुम्हें सावधान रहना है, वे सिर्फ सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन के सोल इंजीनियर्स हैं। वे बाहर से इस परिसर की सुरक्षा कर रहे हैं और शू तियनरान के सबसे करीब हैं। जैसे ही वह मुसीबत में पड़ेगा, वे सभी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ेंगे। इस समय शू तियनरान के पास कुल 11 क्लास 9 डिफेंसिव सोल टूल्स हैं। ये सभी अपने आप सक्रिय हो जाते हैं और हर एक का डिफेंसिव इफेक्ट अलग अलग है। ये हर तरह के हमलों को रोक सकते हैं, चाहे वे स्पिरिचुअल हों या फिजिकल। वर्शिप्ड का मानना है कि एक अल्टीमेट डुलुओ भी 1 घंटे के अंदर इन सभी सोल टूल्स को नष्ट नहीं कर पाएगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती होगी। मैं सुझाव देती हूं कि तुम दोनों एक ही तरह के हमले पर ध्यान केंद्रित करो। या तो सिर्फ फिजिकल अटैक करो या सिर्फ स्पिरिचुअल अटैक। ऐसा करने से तुम्हें हर तरह के सोल टूल से एक साथ नहीं निपटना पड़ेगा। मेरी राय में स्पिरिचुअल अटैक ज्यादा समझदारी भरा होगा। आखिरकार हुओ युहाओ इसी में सबसे ज्यादा निपुण है। इसके अलावा शू तियनरान ज्यादातर उन 2 अल्टीमेट डुलुओं से बचाव की तैयारी कर रहा था जो फिजिकल अटैक्स में माहिर थे। इसलिए उसके पास स्पिरिचुअल अटैक्स से बचाने वाले ज्यादा से ज्यादा 4 डिफेंसिव सोल टूल्स ही होंगे। युहाओ, जो कुछ मैंने कहा है उसे सुनने के बाद भी क्या तुम्हें भरोसा है कि तुम यह कर पाओगे? सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन पहले ही पल में यहां पहुंच जाएगी। भले ही इलाका छोटा हो, उन्हें बस शू तियनरान के लिए इतना समय निकालना है कि वह भाग सके। हुओ युहाओ चुपचाप जूजी की सारी बातें सुन रहा था। उसकी आखिरी बात खत्म होते होते जूजी का चेहरा हल्का सा लाल हो चुका था। क्या तुम अपने लोगों का इस्तेमाल नहीं करने वाली हो? हुओ युहाओ ने सीधे पूछा। जूजी की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। अगर तुम्हें पूरी तरह भरोसा है तो मैं, हुओ युहाओ ने शांत स्वर में कहा। ऐसी योजना में कौन कह सकता है कि उसे पूरा भरोसा है? जब तुम पहले से इंपीरियल कॉन्सेक्रेशन हॉल को नियंत्रित करती हो, तो उन्हें भी मदद के लिए क्यों नहीं बुला लेती? हुओ युहाओ की बात सुनकर जूजी चौंक गई और तुरंत खड़ी हो गई। तो तुम क्या कह रहे हो? हुओ युहाओ मुस्कुराया और बोला, क्या मैं गलत हूं? क्या तुम्हें यकीन है कि एल्डर कॉन्ग को आदेश देने के बावजूद, जो क्लास 9 सोल इंजीनियर्स में सबसे बड़ा नेता है, तुम पूरे इंपीरियल कॉन्सेक्रेशन हॉल को नियंत्रित नहीं करती हो? जूजी की सांसें और भी भारी हो गईं। वह हुओ युहाओ को घूरती रही। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर एक असहज मुस्कान आई। तुम सच में बहुत ज्यादा समझदार हो। मेरी छोटी छोटी बातों और हरकतों से ही तुम यह पहचान पाए कि मेरे पास इंपीरियल कॉन्सेक्रेशन हॉल का नियंत्रण है। यह मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। हुओ युहाओ ने कहा, सच कहूं तो इससे पहले मुझे पूरा यकीन नहीं था। अब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया है कि यही सच्चाई है। दरअसल तुम्हारे शब्द और काम तुम्हें बेनकाब नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ा संकेत तुम्हारे योजना पर अटूट भरोसे से मिला। तुम्हें इतना भरोसा कैसे था कि शू तियनरान के हटते ही तुम पूरे सन मून एम्पायर को संभाल पाओगी? अगर किसी ताकतवर संस्था या संगठन का समर्थन न हो तो इतनी आसानी से राजनीतिक सत्ता पर पकड़ बनाना मुमकिन नहीं है। भले ही सेना में तुम्हारी प्रतिष्ठा बेजोड़ हो, लेकिन वह अभी काफी नहीं है। सिर्फ सेना का समर्थन रॉयल फैमिली को दबाने और तुम्हारे बेटे के सिंहासन की रक्षा करने के लिए काफी नहीं होगा। जब तुमने कहा कि एल्डर कॉन्ग तुम्हारे बेटे की रक्षा में मदद करेगा, अगर मैं उसका मतलब न समझ पाता तो मैं सच में बेवकूफ होता। भले ही मुझे यह नहीं पता कि तुमने एल्डर कॉन्ग को कैसे मनाया, लेकिन उसके समर्थन से तुम्हारी योजना कहीं ज्यादा आसान हो जाती है। सच तो यह है कि हमारी मदद के बिना भी तुम्हारे पास अच्छा मौका था। आखिरकार तुम शू तियनरान की एम्प्रेस हो। उसके सोल टूल्स चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, उनमें कुछ न कुछ कमियां जरूर होंगी जिनका फायदा उठाया जा सकता है। अगर हम मदद के लिए न भी आते तो कुछ समय बाद जब उसकी सतर्कता कम होती, तुम खुद ही कार्रवाई कर सकती थी। जूजी अचानक मुस्कुराई और सिर हिलाया। मुझे लगता था कि तुमने अपनी सारी काबिलियत, कल्टीवेशन और एक अच्छे सोल मास्टर बनने में लगा दी है। मुझे लगा था कि दिमाग के मामले में तुम मुझसे कमजोर हो। लगता है मैं गलत थी। फिर भी मैं बहुत खुश हूं, लेकिन यह नहीं बता सकती क्यों। तुम सही हो। मेरे पास एक पूरी योजना है। तुम लोगों के बिना भी मेरे पास सफल होने का अच्छा मौका था। एल्डर कॉन्ग की बस एक ही शर्त थी कि इस ऑपरेशन में इंपीरियल कॉन्सेक्रेशन हॉल के किसी भी व्यक्ति को शामिल न किया जाए।
वह नहीं चाहता था कि इंपीरियल कॉन्सिक्रेशन हॉल का नाम इस काम से जुड़े, चाहे यह सफल हो या असफल। आखिरकार इंपीरियल कॉन्सिक्रेशन हॉल का काम हर हाल में एम्परर का समर्थन करना है। इसलिए मैं सच में उनसे मदद नहीं ले सकती। इस वजह से मेरे पास सिर्फ दो ही विकल्प थे, या तो तुम दोनों या फिर मैं खुद। कहते हुए जूजी ने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए और अपने सुंदर सजे हुए नाखून दिखाए। उसके नाखून मोती जैसे रंग के थे। मेरे नाखूनों में जहर है। सूतियनरान जो भी खाना खाता है, हर डिश पहले किसी न किसी से जांचवाई जाती है। मैंने उनमें से एक को रिश्वत दी है ताकि मैं जहरीला खाना उसके पास पहुंचा सकूं। मुझे भरोसा है कि यह योजना सफल होगी, क्योंकि जहर तभी मिलाया जाएगा जब खाने की डिशेस मेज पर लाई जाएंगी। लेकिन जहर से मौत आम तौर पर बहुत अफरा तफरी मचा देती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम उसे फिजिकल तरीके से मारें। तब हर कोई यही मानेगा कि यह उन दो अल्टीमेट डुलुओं की बदले की कार्रवाई थी। हुओ युहाओ कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा निभाओगी। हालांकि जूजी हुओ युहाओ को देख नहीं पा रही थी, फिर भी इस समय उसकी नजरें जैसे दूर कहीं टिकी हुई थीं। उसने जवाब दिया, मैं निभाऊंगी। हुओ युहाओ ने कहा, तो फिर हमारी सहमति हो गई। पिछले कुछ दिनों से शूतियनरान बहुत बेचैन था। जिस योजना को वह पूरी तरह परफेक्ट मान रहा था, उसके नाकाम हो जाने के बाद उसका मूड बेहद खराब हो गया था। इस समय उसकी रक्षा के लिए सारी ऊंचे स्तर की लड़ाकू ताकतें अस्थाई महल में तैनात कर दी गई थीं। आमतौर पर जैसे जैसे कोई ज्यादा ताकतवर होता है, वह अपनी जान को उतनी ही ज्यादा अहमियत देने लगता है। यही वजह है कि कई एम्परर उम्र बढ़ने के बाद अमरता पाने के रास्ते तलाशने लगते हैं। सूतियनरान मौत से बहुत डरता था। वह पूरे महाद्वीप को एकजुट करने वाला पहला एम्परर बनना चाहता था। यह उसके लिए बेहद जरूरी लक्ष्य था। इसलिए उसे लगता था कि उसे किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहिए। भले ही उसके क्लास 9 सोल इंजीनियर्स, जिनमें एल्डर कॉन्ग भी शामिल था, ने उसे विश्लेषण के साथ समझाने की कोशिश की थी कि उन दोनों अल्टीमेट दुलुओं के बचने की संभावना लगभग शून्य है। फिर भी शूतियनरन की चिंता कम नहीं हुई। उसे डर था कि कहीं उन दोनों अल्टीमेट डुलुओं में अभी भी थोड़ी सी सांस बाकी हो और वे आखिरी वार में उसे मार दें। इसी वजह से उसे लगा कि उसे हर हाल में अपनी सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उसे इस संभावना से बचाव करना ही था। अगर उसे इतिहास का पहला एम्परर बनना था जिसने पूरे डुलो कॉन्टिनेंट पर विजय पाई हो, तो उसका जिंदा रहना सबसे जरूरी था। उसकी घबराहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि वह सोते समय भी अपना ह्यूमन शेप्ड सोल टूल पहने रहता था। इसके अलावा वह हर हाल में यह सुनिश्चित करता था कि उसके 11 क्लास 9 सोल टूल्स उसके शरीर से जुड़े रहें। दिन के किसी भी समय कम से कम 6 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स उसकी सुरक्षा में तैनात रहते थे। इसके अलावा वह पिछले कई दिनों से अस्थाई महल से बाहर ही नहीं निकला था। वह हर बात को लेकर जरूरत से ज्यादा सतर्क हो गया था। उसे नहीं पता था कि उसे इस हालत में और कितने दिन रहना पड़ेगा। आखिरकार उन दोनों अल्टीमेट दुलुओं के बारे में कोई भी खबर नहीं थी। खबरों और जानकारी का न होना उसकी चिंता को और बढ़ा रहा था। योर मैजेस्टी, भोजन तैयार है। आपके मेहमान भी आ चुके हैं। एक नौकर ने विनम्रता से शूतियनरान को सूचना दी। ठीक है। शूतियनरान ने सिर हिलाया और अपने चेहरे को ढकने वाला वाइजर उठाया। वह अपने कमरे से निकलकर डाइनिंग हॉल में चला गया। शूतियनरान इतना ज्यादा शंकालु हो चुका था कि उसने डाइनिंग हॉल के चारों ओर भी कई छोटे प्रोटेक्टिव सोल बैरियर्स लगा रखे थे, बस एहतियात के तौर पर। वे 6 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स पहले ही आ चुके थे। शूतियनरान के साथ भोजन करने के अलावा उनका काम उसकी सुरक्षा करना भी था। बेशक उन सभी का मानना था कि उन्हें यहां सिर्फ उसे आश्वस्त करने के लिए बुलाया गया है कि सब कुछ ठीक है। आखिरकार वे सभी मानते थे कि उन विस्फोटों के बाद दोनों अल्टीमेट डुलो का बच पाना नामुमकिन था। लेकिन कोई भी शूतियनरान को यह बताने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि वह जरूरत से ज्यादा डर रहा है। वजह यह थी कि जो भी नौकर उसे ऐसा कह चुका था, उनमें से 10 से ज्यादा को वह पहले ही मरवा चुका था। आओ, आराम से बैठो, खाना शुरू करते हैं। शूतियनरान के शब्द उसके चेहरे के भावों से बिल्कुल उलट थे। भले ही सामने तरह तरह के लजीज व्यंजन थे, लेकिन उसका मन खाने में बिल्कुल नहीं लग रहा था। सोल इंजीनियर्स चुपचाप रहे और अपने सामने रखा खाना खाने लगे। एक शंकालु एम्परर के साथ खाना किसी के लिए भी सुखद अनुभव नहीं होता। वे बस यही चाहते थे कि खाना खत्म होते ही यहां से निकल जाए। आखिरकार एक क्लास 9 सोल इंजीनियर की जिंदगी बहुत व्यस्त होती है। उन्हें सोल टूल्स बनाने, उनकी जांच करने, उन्हें डिजाइन करने और तरह तरह के प्रशासनिक काम संभालने होते हैं। कुछ प्याले शराब पीने के बाद
सू तियनरन थोड़ा कम तनाव में आ गया। शायद उम्र बढ़ने और राजनीतिक ताकत के साथ उसे शराब पसंद आने लगी थी। सच तो यह है कि वह नींद लाने के लिए भी शराब मंगवाने लगा था। एक बार फिर नौकर आगे बढ़ा और शू तियनरान का प्याला भर दिया। शू तियनरान ने प्याला उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, आओ, साथ में जाम उठाई और दुआ करें कि हमारी सेना आखिरी 2 साम्राज्यों को भी जीत ले और पूरे महाद्वीप को एकजुट कर दे। चीयर्स। 6 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स ने एक साथ कहा। एम्परर की आज्ञा मानने से वे डरते नहीं थे। उनकी सहयोगी प्रतिक्रिया देखकर सू तियनरन और भी खुश हो गया। आखिरकार 6 शक्तिशाली क्लास 9 सोल इंजीनियर्स को अपने आदेशों का पालन करते देखना अच्छा ही लगता है। यही तो दुनिया पर राज करने का सुख था। इसके बाद सभी ने अपने अपने प्याले एक साथ खाली कर दिए। दावतों में यह बहुत आम बात होती है। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि जैसे ही वे प्याले होंठों तक ले गए, उनके अंदर एक छोटा सा वॉर्टेक्स बन गया। वह वॉर्टेक्स गहरे नीले रंग का था और गहरे लाल रंग की शराब में उसे देख पाना बेहद मुश्किल था। अंगूर की शराब आमतौर पर हल्की खट्टी मीठी होती है, लेकिन सभी को यह शराब सामान्य से कहीं ज्यादा ठंडी लगी। यह एहसास उनके लिए बिल्कुल नया था और बेहद ताजगी भरा था। पता नहीं एम्परर के साथ पीने की वजह से है या क्या, लेकिन यह शराब सच में बहुत अच्छी है। एक बूढ़े क्लास 9 सोल इंजीनियर ने टिप्पणी की। उसकी बात सुनकर शू तियनरान चौंक गया। उसने तुरंत सिर घुमाकर नौकर की तरफ देखा। एक ही बोतल से आई शराब का स्वाद कैसे बदल सकता है? उसे पूरा भरोसा था कि नौकर ने बोतल नहीं बदली थी। आखिरकार वह इतना शंकालू था कि इन छोटी छोटी बातों पर भी पूरी नजर रखता था। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी तरफ देखने पर नौकर घबराया नहीं, तो उसे थोड़ी तसल्ली मिली। बल्कि नौकर थोड़ा अनजान सा लग रहा था। उसने बस सिर झुकाया और पूछा, योर मैजेस्टी, क्या आप एक और प्याला चाहेंगे? जब सू तियनरान खुद पर शक करने ही वाला था, तभी अगले ही पल उसे और बाकी 6 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स को कुछ अजीब महसूस हुआ। ताजगी देने वाली शराब अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। आमतौर पर शराब शरीर में जाने के बाद गर्म हो जाती है, लेकिन इस बार वह अचानक जमने लगी और उनके शरीर के अंदर से ठंडी आभा छोड़ने लगी। बकवास! एक क्लास 9 सोल इंजीनियर चिल्लाया, क्योंकि उसके शरीर के चारों ओर बर्फीली धुंध बनने लगी थी। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। उसने तुरंत अपनी सोल पावर का इस्तेमाल कर शराब को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने अपनी सोल पावर को घुमाना चाहा, उसे एहसास हुआ कि शराब के संपर्क में आते ही उसका खून और सोल पावर जम चुके थे। असल में कोई भी सोल पावर जो शराब को छू रही थी, तुरंत जम जा रही थी। यह साफ था कि अगर यह ऊर्जा तक को जमा सकती है, तो इस शराब में बेहद भयानक ताकत थी। सू तियनरान भी शराब को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वह यह देखकर और ज्यादा चौंक गया कि जैसे ही उसकी सोल पावर उसके शरीर से निकलती ठंडी आभा के संपर्क में आती, वह भी जम जाती थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। क्या यह किसी तरह का जहर है? यही उसका पहला विचार था। आखिरकार उसकी जानकारी में ऐसा और कुछ नहीं था जो ऐसा असर दिखा सके। लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि उसकी शराब को उसके अपने लोगों ने जांचा था। फिर भी जहर कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। 4 काली आकृतियां तुरंत शू तियनरान के पीछे प्रकट हो गईं। उनमें से एक ने उस नौकर की गर्दन पकड़ ली जिसने शू तियनरान को शराब पिलाई थी, और उसे नंगे हाथ से उठा लिया। एक और सोल इंजीनियर आसपास की निगरानी करने लगा। उसका ह्यूमन शेप्ड सोल टूल तेज रोशनी बिखेर रहा था। बाकी 2 ने अपनी हथेलियां शू तियनरान की पीठ पर रखीं और अपनी शक्तिशाली सोल पावर उसके शरीर में भेजने लगे। जल्दी करो, मेरे आदेश फैलाओ, सील कर दो, शू तियनरान चिल्लाया। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि बोलना भी मुश्किल होता जा रहा है। वजह यह थी कि उसका गला जमने लगा था, यहां तक कि उसके मुंह से बर्फीली धुंध निकलने लगी थी। यह किस तरह का जहर है, इतना शक्तिशाली? क्या लॉन्ग स्याओ याओ और ये शीशवी ने आखिरकार मुझसे बदला लेना शुरू कर दिया है? भले ही शू तियनरान बहुत डरा हुआ था, फिर भी वह काफी संयमित था। आखिरकार इस कमरे में उसके साथ कुल 11 टाइटल्ड डुलुओ मौजूद थे। इसके अलावा अस्थाई महल के बाहर शक्तिशाली सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन भी थी। भले ही दोनों अल्टीमेट डुलुओ मिलकर हमला कर दें, फिर भी वे उसे इतनी आसानी से नहीं मार सकते थे। जहर चाहे जितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसकी मौजूदा कल्टीवेशन के साथ वह उसे मार नहीं सकता था। उसे बस सामने की समस्या सुलझाने के बाद जहर से छुटकारा पाने का तरीका निकालना था। यह बेकार है। तुम्हारे आदेश कभी बाहर नहीं पहुंचेंगे। यहां जो भी होने वाला है, वह इसी कमरे तक सीमित रहेगा। जो काली आकृति आसपास की निगरानी कर रही थी, वह आवाज की दिशा में लपकी,
लेकिन एक अजेय ताकत से टकराकर पीछे उछल गई। उसका पूरा ह्यूमन शेप्ड सोल टूल तुरंत बर्फ और पाले की परत से ढक गया। पूरा डाइनिंग हॉल अब हल्की लहराती हुई रोशनी से घिर चुका था। इसके बाद कमरे में मौजूद सभी टाइटल डुलुओं को एहसास हुआ कि वे डाइनिंग हॉल के बाहर की दुनिया को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। यह किस तरह की शक्ति है? भले ही 6 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स ने महसूस किया कि उनके शरीर का खून लगातार ठंडा होता जा रहा है, फिर भी वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने तुरंत अपने प्रोटेक्टिव सोल बैरियर्स सक्रिय कर लिए और एक्सु तियानरान के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनकी नजरें चौकन्नी होकर इधर-उधर घूम रही थीं, यह जानने की कोशिश में कि आवाज कहां से आ रही है। जू तियानरान और सन मून एम्पायर के बाकी शक्तिशाली सोल इंजीनियर्स के सामने दो आकृतियां धीरे-धीरे उभरने लगीं। जब जू तियानरान उन्हें साफ-साफ देख पाया, तो वह सन्न रह गया। भले ही वह ठीक-ठीक नहीं जानता था कि वे कौन हैं, लेकिन उसे यकीन था कि उसने उन्हें पहले कहीं देखा है। तुम श्रेक एकेडमी से हो? शू तियानरान ने सामने खड़े व्यक्ति को घूरते हुए कहा। उसकी आंखें फैल गई थीं। हाँ, मैं श्रेक एकेडमी से हुओ युहाओ हूं, और यह मेरी गर्लफ्रेंड तंग वूतोंग है। योर मैजेस्टी, हमारी इस अचानक यात्रा से आप जरूर हैरान हुए होंगे। हुओ युहाओ मुस्कुराया। शू तियानरान ने ठंडे स्वर में कहा, हुओ युहाओ, तुम वही हो जिसने मेरे साम्राज्य के 10 सबसे शक्तिशाली सोल मास्टर्स को चुनौती दी थी और उन्हें हराया था, है ना? हो योहो ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, वही हूं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।